अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट शहबाज राजपर। और जैसे कि आज हमारा जो लाइव सेशंस का मरहला चल रहा है, तो आज हमारा तीसरा लाइव सेशन यंग सॉलिसिटर के प्लेटफॉर्म से जा रहा है। और आज हमारा टॉपिक है द मूड कोड्स। तो आज हम उसमें ये सीखेंगे कि मूडिंग क्या होती है, मूड कोड क्या होती है, और उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, एम आई एडेबल टू यू? हेलो, वालेकुम सलाम। शहबाज, आपकी थोड़ी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही थी। अब मैम सही आई है, सही आ रही है? जी जी जी, अब सही है। ओके, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और थैंक यू कि आपने यंग सॉलिसिटर के लिए अपना टाइम निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लाइव सेशन के लिए इनवाइट किया। ओके ओके मैम। और आज जो हमारा टॉपिक है द मूड कोड्स, तो उसमें हम डिफरेंट थिंग्स लर्न करेंगे। और जो कमेंट्स होंगे हमारे शहबाज, कुड यू हेलो प्लीज रिपीट? आपकी वॉइस काफ़ी डिस्टॉर्ट हो जी। रही थी। जी जी मैम, मैंने कहा कि जैसे हमारा पहला ये क्वेश्चन ये है कि क्या मीटिंग होती क्या है, और ये मीटिंग हमें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले आपके पहले सवाल को एड्रेस करूँगी मैं कि मूटिंग असल में है क्या। तो मूटिंग बेसिकली एक आपकी कोर्ट रूम जो है वो सिमुलेशन होती है। उसमें आपको एक मूट प्रॉब्लम दिया जाता है जो कि हाइपोथेटिकल केस होता है, फिक्शनल होता है, जो कि हकीकी केस नहीं होता, रियल केस नहीं होता, बल्कि वो एक फिक्शनल केस होता है। अब बेसिकली आपके मूट कोर्ट कंपटीशन में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके दो फेजेस होते हैं मेन। आपका सबसे पहला होता है रिटन फेज़, उसके बाद आपका ओरल फेज़ आता है। तो रिटन फेज़ में आपने जो है वो मेमोरियल बनाना होता है, ठीक है। दैट वेरीज टू कंपटीशन, ठीक है। तो उसमें अब मेमोरियल राइटिंग में आपके फिर डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, उसमें उसमें आपकी ड्राफ्टिंग होती है। उसके बाद ये आपका रिटन फेज़ होता है मेमोरियल राइटिंग का। आफ्टर दैट आपका ओरल फेज़ होता है जिसमें आपके जो उस मेमोरियल में जो आपके लीगल इश्यूज होते हैं जिन पे आपने अपनी आर्ग्यूमेंट्स ड्राफ्ट की हैं, आगे आप उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को प्लीड करते हो, ठीक है। अब मूटिंग डिफरेंट क्यों है एक रियल केस से या एक रियल कोर्ट रूम जो हमारी होती हैं उससे डिफरेंट इन द सेंस ये है कि वैसे तो अमूमन आप अगर जो लॉयर्स होते हैं उनको जो भी केस मिलता है तो इधर दे आर डिफेंडिंग इट और दे आर प्रोसिक्यूटिंग इट, ठीक है। तो द मेन डिफरेंस इज कि मूटिंग में यू लर्न टू प्रिपेयर फॉर बोथ द साइड्स, दैट इज द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, ठीक है, एज वेल एज इफ एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट। तो आप दोनों साइड्स पे अपने इश्यूज ड्राफ्ट करते हैं और आगे चल के आप फिर एक उन्हीं दोनों साइड्स पे आप अपना केस प्लीड करते हो, ठीक है। अब ये तो एक जो है वो ब्रीफ स्ट्रक्चर हो गया कि व्हाट इज़ मूटिंग इटसेल्फ।
अब मैं आपको आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को एड्रेस करूंगी, दैट इज़ कि एक लॉ स्टूडेंट क्यों पार्टिसिपेट करे एक मूड कोर्ट कंपटीशन में। तो देखिए, अब मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स को पहले कहा जाता था कि इट इज़ एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बट ये बिल्कुल गलत होगा कि अभी हम इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहें, क्योंकि अभी जो है वो हम इसे इंट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं, इन अ सेंस कि अभी आपका ये दिस इज़ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन यू हैव चूजन। आपने जो लॉ का प्रोफेशन चूज़ किया हुआ है, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो वो चीज़ जो आप 5 साल पढ़ के आगे करने वाले हैं कोर्ट रूम में, वो चीज़ आप 5 साल पहले सीख रहे हो थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन अ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जो आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो बिल्कुल उसी तरह आपको आगे चल के केसेस मिलेंगे, दैट वुड बी अनट्रू। लेकिन आप कुछ क्रक्स उसके सीखते हैं और कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो कि आप एक मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन से ही सीखते हो। और एक कंपैरेटिवली देखा जाए कि एक वो स्टूडेंट है जो कि 5 साल सिर्फ जो है वो पढ़ रहा है, बुक्स पढ़ रहा है। देखिए, आप बुक्स जो लॉ की पढ़ रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस, ठीक है? तो उसकी एप्लीकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग इज़ डिफरेंट थिंग एंड एप्लीकेशन इज़ अ लॉट डिफरेंट। तो आप मूटिंग के थ्रू आप ये सीखते हो कि इंटरप्रिटेशन किस तरह से होती है, आप उसका कॉन्टेक्स्ट सीखते हो, और फिर आगे चल के वो आप अपने केस में वही जो आपके रेलेवेंट लॉज हैं वो किस तरह से आप अप्लाई करते हो और उनको किस तरह से एडजस्टेंट आप करते हो। तो दैट दीज आर द बेसिक स्किल्स अ लॉयर मस्ट लर्न, ठीक है? तो ये बेसिक स्किल्स हैं। उसके बाद, अब ये तो बिल्कुल बेसिक हैं, उसके बाद ब्रॉडर लेवल पे जब हम देखें तो आपकी काफ़ी ऐसे स्किल्स हैं, लाइक अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी मूड कोर्ट कंपटीशन में, तो आप जो है वो दूसरे जो स्किल्स हैं जो आपके प्रोफेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, दोज आर द बैकबोन ऑफ योर प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन। वो ये हैं कि आप में एबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक स्पीकिंग की, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में पेशेंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन अ मूड कोर्ट आप ये सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है? हेलो शबाज, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? आपकी आवाज़ काफ़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, आई कांट हियर यू। हेलो शबाज, आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है। मैम अब आ रही है आवाज? हेलो जी जी, इट्स बेटर नाउ। मैम, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो हम मूटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या वो हमारी एकेडमिक्स पे कोई इफेक्ट डालती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यही मतलब के आंसर्स होते हैं कि हम मूटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारी एकेडमिक्स का टाइम जो है वेस्ट होगा। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे?
दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हमारी जो है वो पार्टिसिपेशन से हमारी एकेडमिक्स जो है वो अफेक्ट होती हैं या नहीं होती। तो इसका जवाब ये है कि देखें, एकेडमिक्स जो है वो तो आपकी प्राइमरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड कि आपने फिर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल होना है, क्योंकि मूट कोर्ट कंपटीशन जो है दैट इज़ अ फुल कमिटमेंट, फुल टाइम कमिटमेंट आपकी चाहिए होती है किसी भी मूट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जब आप एकेडमिक्स को साथ अगर पैरेलल करके चला सकते हैं तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। और आई वुड शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद ऑल द व्यूअर्स कि I have been participating in moot court competitions since my first year at law college, ठीक है। आई एम फ्रॉम इंडस कॉलेज ऑफ लॉ। हमारे पास एनुअली इंट्रा मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और रिसेंटली हमने नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाया था। तो उसके बाद फिर वी पार्टिसिपेट इन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स। तो सबसे जो ज़्यादा पिन पॉइंट वाली बात होती थी, जो कि मेरे जो है वो क्लास फेलोज़ भी मुझे यही कहते थे, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू पार्टिसिपेट इन दीज कॉम्पिटिशन्स। तो वहाँ पे सब कहते थे कि भाई आप तो फेल होने वाली हैं, आपकी तो सप्लीज़ लगने वाली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट आई वुड शेयर अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि मी अलॉन्ग विथ माय फेलो स्टूडेंट्स जो कि मूटर्स थे, तो हमारा जब भी रिज़ल्ट आता था तो हमें तो ये यकीन होता था कि भाई हमारी तो सप्ली आने वाली है। लेकिन व्हेन वी यूज्ड टू सी आवर रिजल्ट्स, तो हमारा रिज़ल्ट कंपैरेटिवली उन स्टूडेंट्स से, आई होप दे आर नॉट वाचिंग मी राइट नाउ, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, सब नहीं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रेगुलरली क्लासेस लेते थे, जो कि यू नो काइंड ऑफ बुक वॉर्म्स, तो वो जो रेगुलरली क्लासेस लेते थे और किसी मूट कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते थे, लेकिन कंपैरेटिवली जब हमारे रिजल्ट्स आते थे तो हम जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते थे और क्लासेस नहीं लेते थे, बिल्कुल कम लेते, तो हमारा रिजल्ट उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। तो दैट वाज अ प्रूफ कि यू कैन कैरी बोथ द थिंग्स अलोंग, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो है वो आई थिंक आप बेटर सीखते हो और ज़्यादा आप एकेडमिक्स में अच्छे हो जाते हो इफ़ यू पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज़। तो या ओके मैम, आवाज़ क्लियर है? जी जी, परफेक्ट। मैम, और क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी कौन सी चीजें जो कि आपने मूटिंग के थ्रू जो स्किल्स हैं वो सीखे? अच्छा, मूटिंग के थ्रू जो मैंने स्किल्स सीखे हैं दे आर न्यूमरस, ठीक है। बट टू नेम अ फ्यू, तो 3 बेस्ट स्किल्स जो हैं जो कि मैंने मूटिंग के थ्रू सीखी हैं वो ये है कि नंबर 1, अडेप्टेबिलिटी। यू लर्न टू अडेप्ट थिंग्स क्विकली, ठीक है। जिस तरह से आपकी सिचुएशंस को आप फेस करते हो, तो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू लर्न टू अडेप्ट क्विकली, ठीक है। Second most important thing I learned through my experience is having a patience. Patience जो है I believe कि वो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, जो कि रिक्वायर्ड होता है ना सिर्फ लीगल प्रोफेशन में बल्कि हर प्रोफेशन में। आपकी पेशेंस जो है वो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल होता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है। एंड थर्ड मोस्ट थिंग इज़ द पेशेंट जो है वो मैंने मूटिंग के थ्रू सीखा है। एंड आई बिलीव कि अगर आपके पास पेशेंट है, एंड नो मैटर इन विच प्रोफेशन यू आर, तो अगर आपके पास पेशेंट है तो यू कैन रीच हॉरिजॉन्स। ओके मैम। मैम, अगर हम मूटिंग कर रहे हैं तो वो मतलब कौन सी चीज हो, कौन से स्किल्स है कि हम मूट कोर्ट में एक जज को इम्प्रेस करें? ये थोड़ा उसको एलाबोरेट करें हम। अच्छा, मूड कोर्ट में या रियल लाइफ में जजेस को इम्प्रेस करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि आपकी मोस्ट प्राइमरी चीज़ आपकी प्रिपरेशन है। इट डिपेंड्स हाउ मच वेल वर्स्ड यू आर इन द लॉज, ठीक है, हाउ मच फेमिलियर यू आर विद द फैक्ट्स ऑफ द केस,
और how relevant your authorities are, that is the most important thing. आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जज को इम्प्रेस करती हैं. एंड एडिशनली आपके कोर्ट रूम एथिक्स, आपके कोर्ट रूम एटिकेट्स, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं और ये सारी चीज़ें ही एक जज को इम्प्रेस करती हैं, आई बिलीव. ओके मैम. मैम एक मेरा समझो एक ऐसे ही क्वेश्चन है कि एक अच्छा मूटर कैसे बना जाए, मतलब कौन से हम में ऐसे स्किल्स हैं कि हम एक अच्छे मूटर के नाम से जाने जाएं. देखिए, अच्छा मूटर जो है वो सबसे पहले तो वो होता है जो कि गिव अप नहीं करता. ठीक है, नंबर 1 कि वो गिव अप ना करे. नंबर 2, ही इज़ द वन हु ग्रैब्स ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ ही हैव. ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मूटर जो कि टीम वर्क जानता हो. ही नोज दैट हाउ टू वर्क इन अ टीम. क्योंकि आई मिस दिस पॉइंट अर्लियर. वो ये है कि मूटिंग के थ्रू आप जो है वो सबसे मेन चीज़ जो है वो आप टीम वर्क सीखते हैं. बिकॉज यू मूटिंग इज़ नॉट अ लोन गेम. आप ये डिबेट की तरह नहीं है कि आप जो है वो, या स्पीच की तरह कि आप अकेले ही आके और अपना जो है वो प्लीट कर रहे हैं. यू वर्क इन अ टीम, एंड व्हेन यू वर्क इन अ टीम यू लर्न क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नेसेसरी. और आई बिलीव कि टीम वर्क एक ऐसा स्किल है जो कि मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स, जो कि जॉब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होता है इन इंटरव्यूज. बेसिकली वहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि आर यू अ गुड टीम वर्क मेंबर और नॉट. तो ये चीज़ जो है ये आप मूटिंग के थ्रू सीखते हो, क्योंकि यू वर्क विद डिफरेंट पीपल. ठीक है, हु हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. आप उनके साथ काम करते हो, और जब आप काम करते हो तो ये कोई 6-7 कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जस्ट लाइक जैसप इंटरनेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन. उसमें यू हैव अ प्रिपरेशन टाइम ऑफ 6 to 7 months. So 6 to 7 months you are working with a team and you are living like a family. तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो. So yeah, for a good mooter, you need to have a teamwork skills, you need to have adaptability, you need to have patience, and most importantly, you need to मैम have a good speaking skills. So मैम yeah. सॉरी कि आपकी बात काटी. मगर जी जी. बहुत सारे मसले जो टीम में आते हैं कि जो टीम वाले 3 मेंबर्स होते हैं, तो उनकी कभी-कभी ऐसा होता है कि वो उनका मतलब टीम वर्क प्रॉपर नहीं होता. एक मतलब बोलता है कि मैं रिसर्च करूँ या मैं स्पीकर बनूँ, तो उसमें कोई जो अगर एक है और वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो क्या उसे एक कोई बेनिफिट मिल सकता है उस चीज़ का? यस, और मैं इसको, ये फन फैक्ट है जो कि आपने कहा कि कभी-कभी जो है वो मसले होते हैं, उसको मैं करेक्ट करूँगी कि कभी-कभी नहीं, वो हमेशा ही मसले होते हैं एक टीम में. ठीक है, तो उसको जो है वो नंबर 1 कि आप जो भी मेंबर जो है जितने एफर्ट्स दे रहा है उसको उसका रिजल्ट मिलना है एनी हाउ. ठीक है, वो आप जितनी भी मेहनत करोगे एक टीम में आपको उसका फ्रूट ज़रूर मिलेगा. सेकेंडली कि जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी आप एक जो है वो अपनी टीम में एक स्ट्रेटजी बना लें. क्योंकि एज आई वाज इन अ टीम, तो वहाँ पे हम जो है वो ये स्ट्रेटजी बनाते थे कि भाई हमारी टीम में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वी विल एड्रेस एट दैट मूवमेंट. हम बैठ के बात करेंगे उस पर और उसका एक जो है वो कंक्लूजन निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे, रादर देन जस्ट bearing that burden in our hearts. ठीक है, तो that is a strategy. वर्क एनी स्ट्रेटजी दैट वर्क्स फॉर यू. कोई भी ऐसी आप स्ट्रेटजी आप अपनी टीम में बना लें जो कि आपके कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करें. शहबाज, यू आर ऑन अ म्यूट. जी. मैम जी, यस. मैम क्या डिफरेंस है एक रियल केस में और मूटिंग केस में, मतलब उसको आप एलाबोरेट करें कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रियल केस एंड मूटिंग केस? अच्छा, रियल केस और मूड प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं उसमें प्राइमरी डिफरेंस ये है कि आपके जो इश्यूज होते हैं वो रियल नहीं होते. वो जो मूड केस में आपके इश्यूज हैं दोज आर फिक्शनल इन अ सेंस. ठीक है, वो किसी रियल केस से नहीं है वाबस्ता. उसके बाद एज आई स्टेटेड अर्लियर कि मूड केस और रियल केस में मेन डिफरेंस ये भी होता है कि रियल केस में
either you are defending or you are prosecuting, ठीक है. लेकिन moot case में you have to prepare for both the sides, like for the prosecution as well and the defense as well. तो दोनों sides की आप preparation करते हो. So that's the essential difference between the moot case and the real case. मैम ये एक चीज ये पूछनी थी कि जो मूटिंग कंपटीशन होती है और ये मॉक ट्रायल्स होते हैं, तो मतलब इनमें क्या डिफरेंसेस है और आप कौन सी चीज रिफर ज्यादा करेंगे कि एक लास्ट स्टूडेंट को पहले मूटिंग कंपटीशन करनी चाहिए या मॉक ट्रायल? देखिए, मेन डिफरेंस बिटवीन अ मूट कोर्ट कंपटीशन एंड मॉक ट्रायल ये है कि मॉक ट्रायल मोर क्रिमिनल इन नेचर होता है, उसमें एक क्रिमिनल केस होता है. तो बोथ आर बेनिफिशियल. आप दोनों में जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, यू शुड गो फॉर दैट. ओके मैम. मैम, इज देयर एनी एडवांटेज कि जो हम मूटिंग ज्वाइन करते हैं उसका कोई मेन बेनिफिट स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, क्या एडवांटेज है, उसको आप थोड़ा एलाबोरेट करें. देखिए, एडवांटेजेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ मूट कोर्ट कंपटीशन आर प्लेथोरा ऑफ एडवांटेजेस. आई वुड से कि कोई ऐसा डिसएडवांटेज मुझे अभी तक नज़र नहीं आया, सिवाय ये कि आपका जो है वो एकेडमिक्स का थोड़ा बैरियर आ जाता है, वो भी स्लाइटली होता है. यू कैन कवर दैट अप. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस एज आई स्टेटेड अर्लियर, कि सबसे पहले तो आप टीम वर्क सीखते हैं. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू लर्न थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन अ मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन इज नेटवर्किंग. आपकी बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, तो वहाँ पे यू हैव अ चांस टू मीट ऑल अदर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन डिफरेंट लॉ कॉलेजेस इन पाकिस्तान. ठीक है, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, यू गेट टू लर्न अबाउट देयर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड ऑल दैट. तो इस तरह से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होती हैं, आप नेटवर्किंग करते हो. सिमिलरली, ऑन अ लार्जर स्केल, अगर आप किसी इंटरनेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो देयर यू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स कल्चर्स एंड डाइवर्स बैकग्राउंड्स. तो डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स से आप लॉ स्टूडेंट्स से मिलते हो, एंड you see that they are like minded people, you can talk with them, you can interact with them. तो ये मेन जो है वो एडवांटेज है जो कि आपको थ्रू मूटिंग आप सीखते हो. उसके बाद आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपकी इन्हेंस होती हैं, यू लर्न दैट टू. उसके बाद यू लर्न टू कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, आई बिलीव, कि देखें, जब आप किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उससे पहले यू आर नॉट अवेयर कि वेयर यू स्टैंड. ठीक है, आपको ये मालूम नहीं होता कि आप कहाँ पे यू बेस्ट फिट इन, क्योंकि व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ लॉ स्कूल, तो you have a variety of career opportunities. Either you can work as a litigant, you can go for judiciary, you have various other professions. लेकिन आपको ये किस तरह से पता चलेगा कि where you fit in best, आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हो या नहीं बन सकते. तो वो जानने के लिए आप अगर इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो you get an idea that where you stand or which skills you need to learn more or which skills you already have. ठीक है. ओके मैम. मैम, ये मेरा क्वेश्चन है पर्सनल कि जो हम मूटिंग ज्वाइन करते हैं तो क्या उसका कोई हमारी सीवी में ऐड है, कोई आगे चल के हमें बेनिफिट इस चीज का मिलेगा कि ये हमने मूटिंग ज्वाइन की हुई, या किसी लॉ फर्म पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे हम सीवी देते हैं तो कोई उसका मतलब क्या इफेक्ट होता है? थैंक यू सो वेरी मच शहबाज फॉर ब्रिंगिंग मी टू दिस. ये एक मेन पॉइंट थी जो कि मैंने हाईलाइट की रखी थी, लेकिन आई जस्ट फॉरगेट टू मेंशन. वो ये है कि मूटिंग एक्सपीरियंस इंडीड लाइट्स अप योर सीवी. ठीक है, वो आपकी सीवी के लिए ऐसा समझें कि आपकी जो है ना चेरीज हैं, आपका मूटिंग एक्सपीरियंस. वो इस तरह से, क्योंकि आजकल देखें, अभी वो ज़माना नहीं है कि जब पहले हुआ करता था ऐसे कि कोई भी स्टूडेंट हो, उसकी बस CGPA देखी जाती थी कि वो 4 है तो ही इज़ गुड टू वर्क इन अ लॉ फर्म और एनी अदर
प्रोफेशन, ठीक है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपका द मोर एक्सपीरियंस यू हैव, द मोर चांसेस आर कि यू वुड रीच इन अ गुड पोजीशन, ठीक है। तो कंपैरेटिवली अगर जॉब रिक्रूटर्स के पास कोई सीवी आती है और एक वो स्टूडेंट है जिसने 5 साल एलएलबी की है लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, और कंपैरेटिवली वो स्टूडेंट जिसने 5 साल ही अपने जो है वो इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, तो वो जो जॉब रिक्रूटर्स होंगे वो उस ही सीवी को प्रेफर करेंगे कि जिसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो दैट indeed lights up your CV. Mooting experience matters. ओके मैम, बहुत सारे बच्चों के साथ यही मसला होता है कि वो ये सोचते हैं कि मीटिंग में हमें ज़्यादातर इंग्लिश बुलाई जाती है, तो किसी की इंग्लिश जो होती है मतलब कि लो लेवल तक होती है, जो मतलब प्रॉपरली वो बात नहीं कर सकता, तो वो इस चीज़ से मतलब कि बोलते हैं कि हम मीटिंग नहीं करते हैं क्योंकि हमारी इंग्लिश सही नहीं है। तो आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो उनको क्या करना चाहिए, अपनी इंग्लिश को प्रॉपर नमूने से सही करना चाहिए या कोई और भी वे है मीटिंग को ज्वाइन करने का? देखिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि हमारी इंग्लिश जो है वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, वी हैव एन ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज फॉर दीज कॉम्पिटिशन्स एंड इन फ्यूचर एज वेल। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप यही कॉम्पिटिशन्स इसलिए लिए हैं कि आपकी जो स्किल्स लैक करती हैं, यू लर्न दोज स्किल्स, ठीक है, वो यहाँ पे। इसके साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बिकॉज आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस, सो आई वुड शेयर दैट कि इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे देर आर नो मार्क्स फॉर इंग्लिश। वहाँ पे कोई इंग्लिश के मार्क्स आपके नहीं होते, और इनफैक्ट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है फिर भी आपको उस पर जज नहीं किया जाता। इवन यूरोपियन जजेस जो हैं, क्योंकि उनकी भी नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, तो दैट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप सिर्फ लैंग्वेज बैरियर को उठा के अगर आप इफ़ यू आर बैकिंग अवे फ्रॉम दीज कॉम्पिटिशन्स, सो दैट्स नॉट अ गुड एक्सक्यूज एट ऑल। ओके मैम। मैम, क्या ये जो हम मीटिंग कॉम्पिटिशन्स करते हैं, क्या वो और रियल कोड में मतलब जो हमारी अपीयरेंस होती है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स या जो लास्ट स्टूडेंट्स है वो यही बोलते हैं कि ये जो मूड कंपटीशन एक अलग चीज़ है और जो रियल कोड में जब आप जाएंगे तो वो एक अलग चीज़ है। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? इज देयर एनी डिफरेंसेस के रियल कोड में हमारी अपीयरेंस एक अलग तरीके से होती है और मूटिंग कंपटीशन में एक अलग तरीके से? यस, आई वुड एग्री दिस पॉइंट कि आपकी जो रियल कोर्ट्स जो हैं हमारे पाकिस्तान में, उनका इन्वायरमेंट कम्प्लीटली जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम अ मूड कोर्ट कंपटीशन। लेकिन एज आई स्टेटेड अर्लियर कि आप देखें, मूड कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बाकी काफ़ी ऐसे स्किल्स सीखते हैं जो आपको आगे चल के उसी कोर्ट में जब आप जाएंगे पाकिस्तान की कोर्ट्स में, तो वहाँ पे आपको वो स्किल्स काम आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू लर्न टू एड्रेस द जजेस। आपने जजेस को किस तरह से एड्रेस करना है, यू लर्न थ्रू अ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, एंड दैट प्रैक्टिस इज फॉर लॉन्ग। वो आपकी जो है वो इन कोर्ट्स में भी चलती वही सेम प्रैक्टिस फॉलो होती है। तो यू लर्न टू एड्रेस द जजेस, यू लर्न टू आंसर द जजेस, यू लर्न टू हैव अ कोर्ट रूम एटिकेट्स जो आपके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो आपकी सेम ही प्रैक्टिस आपकी फॉलो होती है। तो इस तरह से आई बिलीव कि पार्टिसिपेटिंग इन अ मूड कोर्ट कंपटीशन would help you a lot in a real courtroom. ओके मैम। मैम, अगर हम ये बात कहें कि जो मूटिंग कंपटीशन होती है वो ज़्यादातर तो हमें एक ऐसे कहें कि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और दूसरी चीज़ कि हम एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं क्योंकि रिसर्च लाजमी होती है। तो क्या जो हम रिसर्च या मूटिंग में सीखते हैं उसका मतलब कि क्या इफेक्ट होता है हमारे जो रियल एडवोकेसी है उसमें रिसर्च कितना मतलब कि वो इम्पोर्टेंस रखती है? एग्जैक्टली शहबाज, दैट आई पॉइंटेड अर्लियर कि आपकी जो है वो रिसर्च स्किल्स इन्हेंस होती हैं
और मेनली जो आपकी लीगल ड्राफ्टिंग होती है वो आप सीखते हैं, क्योंकि आप एक मूट के लिए जब आप अपना मेमोरियल बनाते हैं तो यू लर्न टू हैव द स्किल्स ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग, ठीक है, जो कि एक एडवोकेट के लिए मस्ट है। जब एक न्यू एडवोकेट जो होता है, रिसेंट ग्रेजुएट होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो किसी भी फर्म में जाता है तो उससे जो सीनियर लॉयर्स हैं वो कहते हैं बेटा आप बैठ के प्लांट ड्राफ्ट करें, रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करें, लीगल नोटिस ड्राफ्ट करें। तो जब आपको ड्राफ्टिंग की जो है वो नो हाउ होगी तभी आप ड्राफ्ट करेंगे ना। आपको जब ड्राफ्टिंग का पता ही नहीं होगा तो आप किस तरह से, मतलब वो सारी चीज़ें जो एक एडवोकेट, जो एक लॉयर 5 साल के बाद प्रैक्टिस करेगा, वो सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप वो सारी चीज़ें सीख रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ईमेल लिखना जो है वो आ जाती है। हम में से काफ़ी ऐसे हैं जिनको नहीं आती थी ईमेल लिखना, ईमेल का रिस्पॉन्स देना भी नहीं आता था, लेकिन वो सारी चीज़ें आप सीखते हो एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। ओके मैम। अब मैम ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो हम कमेंट सेक्शंस में कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ये है कि जो मूटिंग कंपटीशन होती है आप क्या रेफर करेंगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर उनका यही कहना होता है कि हम जो है मूटिंग कंपटीशंस अभी नहीं ज्वाइन करते हैं, कुछ पढ़ ले, कुछ सब्जेक्ट्स को मतलब कि पढ़ने, देन मूटिंग कंपटीशन करेंगे ज्वाइन सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में। तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है कि हमें कब ज्वाइन करनी है, किस ईयर में ज्वाइन करनी चाहिए? ओके, सो आई वुड इनकरेज ऑल द लॉ स्टूडेंट्स, जितने भी न्यू लॉ स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको इनकरेज करूँगी कि आप जो है वो अपने फर्स्ट ईयर से मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें। दैट इज़ फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। यू शुड पार्टिसिपेट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर एट लॉ स्कूल, और उसके जो बेनिफिट्स हैं दैट यू विल विटनेस योरसेल्फ, कि क्या आप अपने खुद में ही आप अपनी चेंजेस जो हैं वो खुद ही विटनेस करेंगे एंड यू विल नॉट रिग्रेट दिस डिसीजन। क्योंकि मेरी क्लास में भी एज आई मेंशन कि आई वाज द फर्स्ट वन जिसने फर्स्ट ईयर से मूटिंग स्टार्ट की, और बाकी इसी तरह के स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में जो कहते थे कि भाई स्टडीज़ अफेक्ट होती हैं और हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपेटिंग। तो जब उन्होंने सेकंड ईयर थर्ड ईयर से पार्टिसिपेट किया तो दे वर रिग्रेटिंग द फैक्ट कि उन्होंने फर्स्ट ईयर से क्यों नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। तो रादर देन रिग्रेटिंग यू शुड पार्टिसिपेट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर। ओके मैम, तो अब हम आते हैं जो कमेंट्स में हमारे दोस्तों ने क्वेश्चंस किए हैं, तो उनके क्वेश्चंस हाईलाइट करते हैं। मोहम्मद नवाज सोहू ने मैम क्वेश्चन किया है कि मैम से पूछो शहबाज भाई, मूट केस मिला हुआ होता है, उसमें केसेस भी होते हैं, वो रिसर्च कैसे करें इजीली तरीके से? Sorry, could you please rephrase? मैम मोहम्मद नवाब सोहू का क्वेश्चन है कि मैम से पूछो शहबाज भाई, मूट केस हमें मिला हुआ होता है, उसमें केसेस भी होते हैं, तो वो उसकी रिसर्च कैसे करें इजीली वे से? अच्छा, मतलब आई बिलीव कि ही इज आस्किंग कि मूट केस आपको दिया हुआ हो, उसमें जो जी जी रेलेवेंट केसेस आप किस तरह से रिसर्च करें। हाँ जी जी जी। ये ठीक है। तो उसका जो है मेन आपका प्राइमरी यही सोर्स है इंटरनेट, ठीक है। अगर आपका वो डोमेस्टिक केस है तो आप जितने भी पीएलडीज हैं, जो भी केस लॉज हैं, वहाँ से आपको केस लॉज मिल सकते हैं। लेकिन आई बिलीव कि इंटरनेट पे इंटरनेशनल अगर आप लॉ पे कोई मूट है तो आपको इंटरनेट पे हर केस जो है वो मिल जाएगा, और देर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स फॉर दैट। Okay, ma'am. Another question है मनीष कुमार लोहाना. Research in mooting has always been boring at starting and interesting in the end. How to research in the way it become interesting throughout the competition? I am looking forward to the best way possible to research with all the interest and like that. आई वुड रियली सेकंड मनीष इन दिस कि रिसर्च जो है वो सबसे बोरिंग पार्ट जो है वो मूटिंग का रिसर्च ही होता है, और जब आप आगे चल के प्लीडिंग करते हो तो दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ मूट कोर्ट कंपटीशन। लेकिन इसका यही है कि यू हैव अ नो शॉर्टकट फ्रॉम दैट, ठीक है। और रिसर्च को अगर आपने बोरिंग नहीं बनाना तो यू नीड टू
मेकअप थिंग्स लाइक आपने जो है वो रेलेवेंट अपनी चीज़ें रिसर्च करनी है, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करें अपनी ओरल प्लीडिंग्स की तैयारी स्टार्ट करें साइड बाय साइड। तो वो जो रिसर्च का जो बर्डन है बोरिंग वाला, वो आपका जो है वो कंपनसेट हो जाएगा इफ़ यू प्रैक्टिस द प्लीडिंग साइड एज वेल। मैम मनीष का दूसरा क्वेश्चन है, मैम मूड केसेस बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉज आर ऑलवेज been challenging for the students because of they don't learn it in daily life nor they apply that much. Then how to tackle this issue? अच्छा, मूड केसेस जो इंटरनेशनल लॉ पे हैं, तो इंटरनेशनल लॉ आई वुड एग्री इन दिस कि वो आप जो है वो हमारी डेली लाइफ में इंटरनेशनल लॉ का कोई जो है वो नहीं है एक कंसर्न। लेकिन ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट इफ़ वी सी, तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, एंड इनफैक्ट अगर आप कोई इंटरनेशनल करियर अपने लिए चूज़ करते हो, तो दैट वुड ऑल्सो बी बेनिफिशियल। अगर आपका इंटरनेशनल लॉज आप पढ़ के आगे चल के कोई इंटरनेशनल करियर चूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो फॉर इंटर्नशिप एट यूनाइटेड नेशंस, सो दैट इज़ पॉसिबल। अगर आप इंटरनेशनल लॉज इतने टाइम से पढ़ रहे हो, उसके बाद यू हैव द एक्सपीरियंस, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। ओके मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन जो है गुलाम मुर्तजा का कि हाउ टू रीड लॉन्ग केस लॉज, मतलब के जो केस लॉज होते हैं उनको कैसे एक समराइज करके पढ़ा जाए? अच्छा, केस लॉज जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक पूरा केस पढ़ें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एन इंटरनेशनल जजमेंट, तो इंटरनेशनल जजमेंट केस लॉ का सबसे बेहतरीन तरीका ये है पढ़ने का कि यू शुड फर्स्ट गो टू द इंडेक्स पेज। आप इंडेक्स पे जाएं और उस पे जो आपके रेलेवेंट इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव द इशू ऑफ एडमिसिबिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन इन योर मूट प्रॉब्लम, तो वो उस जजमेंट में आपका इंडेक्स में उस केस में जो उसकी होल्डिंग हुई होगी एडमिसिबिलिटी और जुरिस्डिक्शन वाले पोर्शन पे, तो आप सीधा उसी पोर्शन पे वही पेजेस आप रीड करें कि कोर्ट ने क्या रूलिंग दी थी रिलेटिंग टू द एडमिसिबिलिटी। ठीक है, बाकी आप इश्यूज नहीं पढ़ें। ओके मैम, तो बिकॉज टाइम ऑफ शॉर्टेज की वजह से हम अपने सेशंस को इन करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन से कि आपका कोई मैसेज जो कि लॉ स्टूडेंट के लिए हो, जो अबाउट मूटिंग हो के मतलब मूटिंग के हवाले से आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी थोड़ा शेयर कीजिए और उनके लिए एज ए मोटिवेशन हो। जी देखें, एज आई सेड अर्लियर कि आई वुड encourage every law student to participate in a moot court competition because you learn so many skills. You have no idea what you learned through participating in a moot court competition. And if we talk about the perks and privileges of participating in a moot court, तो मैं ये motivation जो है वो I hope it would work for you guys. वो ये है कि आप जो है अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर वो इंटरनेशनल है, तो यू कैन हैव अ चांस टू विजिट द प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो दैट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन कि आप अगर यूरोप में आपका कोई मूट हो रहा है, तो दैट इज़ इटसेल्फ मोटिवेशन कि आप यूरोप इस बहाने घूम के आएंगे। So yeah, there is a long list of benefits. I would encourage every student to participate. मैम जैसे कि हम सेशन को एंड करने वाले थे, मगर एक क्वेश्चन आगे आए तो वो हाईलाइट कर देते हैं। शफीक अहमद, मैम व्हिच इज इम्प्लीकेटेड इन पाकिस्तान इंटरनेशनल और नेशनल लॉ? Which is implicated? या इम्प्लीकेटेड अच्छा, मतलब इनका सवाल ये है कि प्रिफरेबली कौन सा लॉज। इंटरनेशनल लॉ या नेशनल लॉ, मतलब के उसके हवाले से ये पूछ रहा है पाकिस्तान में। देखें, पाकिस्तान में तो नेशनल लॉ ही हमारा फॉलो होता है ना, लेकिन डिपेंड्स ऑन द मूड कि अगर आपका कोई मूड इंटरनेशनल लॉ पे है या वो नेशनल लॉ पे है। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन। ओके ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन है एसके संग्रासी। मैम क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इम्पोर्टेंट दैट वी मस्ट बी टू मूटिंग कोर्ट एंड व्हाट्स इट्स इम्पोर्टेंस इन पाकिस्तान। मतलब ये पूछ रहा है कि हमें क्यों करनी चाहिए मूटिंग कंपटीशन और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान में।
देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आपकी जो है वो पार्टिसिपेशन से आप वो सारी चीज़ें सीखते हो जो कि एक लॉयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है? और वो सारी चीज़ें अगर आप एज़ अ स्टूडेंट लाइफ में वो सारी चीज़ें सीख रहे हो और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ियर होगा कि आप प्रैक्टिस करो और वो मतलब जो टाइम आप सीखने में ज़ाया होता है एक लॉयर का, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. You can actually grab the situation and work on that. ओके मैम, थैंक यू सो मच अगेन कि आपने यंग सॉलिसिटर के लिए अपना टाइम दिया, और हम अब इस सेशन को इन करते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस रह गए इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट सेशन में हाईलाइट करें इज Thank you so very अबाउट much, जो Isfan. मीटिंग्स के लिए होगा. थैंक यू सो मच मैम. Thank you so very अल्लाह much. हाफिज. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज.